Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. स्टूडेंट्स हम आपसे जो डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर एडजस्टिंग एंट्रीज एंड वर्कशीट के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। तो इसमें हम आपको आज कुछ मज़ीद नई चीज़ें बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या और भी चीज़ें आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास है शहबाज कंसल्टेशन सर्विस के हवाले से। तो ब्लू ट्रायल बैलेंस ऑफ MS शहबाज कंसल्टेशन सर्विस प्रिपेयर्ड ऑन December 31st 2017। और फिर स्टूडेंट्स आपको यहाँ बता दिया गया कि कुछ ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको डेबिट साइड पे कैश मौजूद है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है, ऑफिस सप्लाईज है। जबकि क्रेडिट साइड पे आपको अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, कंसल्टिंग फ़ी, इनकम और कैपिटल के अकाउंट्स गिवन है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है जो कि आपको गिवन है शहबाज कंसल्टेशन सर्विस का। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, हमने आपको एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाना सिखाएं और इससे फिर हमने आपको वर्कशीट भी बनाना सिखाई थी। अब इसमें मज़ीद हमने आगे करना ये है कि एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद जब हमने वर्कशीट बनाई तो उसकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए अब नज़र आएंगे और इसके साथ साथ इसकी क्लोजिंग, ओपनिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि ये जो क्वेश्चन है आपको किस तरह गिवन है कि आपको यहाँ तमाम की तमाम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो गिवन है और फिर आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी दे दिया गया जो कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। और ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है इसमें सैलरीज एक्सपेंस के हवाले से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह रेंट एक्सपेंस के हवाले से बात की गई है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के हवाले से भी बात की गई है, ऑफिस सप्लाईज आपको गिवन है और कंसल्टिंग फ़ी इनकम भी आपके पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि हमने अपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से मुकम्मल किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज तैयार कर लेनी है। तो चूँकि अभी इस सीरीज़ का 7th लेक्चर है और इससे पहले हमने गुज़श्ता जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें तकरीबन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने आपके साथ एडजस्टिंग एंट्रीज इन डिटेल डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने आपको वर्कशीट भी बनाना सिखाई जिसमें हमने आपको सर्विस सेक्टर की जो वर्कशीट है वो भी बनाना सिखाई। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स हमने सर्विस सेक्टर के साथ साथ ट्रेडिंग कंसर्न की जो वर्कशीट है वो भी बनाना सिखाई और इंशाल्लाह अब उसी से रिलेटेड मज़ीद आगे उसको प्रोसेस करेंगे और उस वर्कशीट की मदद से अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट ज़रूर ले लें ताकि एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते वक्त आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपसे सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज की। तो शहबाज कंसल्टेशन सर्विस की एडजस्टिंग एंट्रीज हमने प्रिपेयर करनी है सबसे पहले फेज़ में। तो यहाँ हम आपके साथ बात कर लेते हैं। आपको जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है सैलरीज एक्सपेंस के हवाले से। तो सबसे पहले आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है और फिर इसमें एडजस्टिंग एंट्री आपने रिकॉर्ड करनी है। तो दिसंबर 31st 2017 को ये काम हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है, यानी कि जिसको हमने एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग एंट्रीज में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है सैलरीज एक्सपेंस की मौजूद है। तो बताया जाता है कि सैलरीज एक्सपेंस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन है वो 20,000 है, जबकि सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर एक्चुअली 15,000 है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स हमने अपने एक्सपेंस को यहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है
जबकि इन एक्चुअल हमारा जो एक्सपेंस है वो कम है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपका एक्सपेंस कम होता है तो आपका एसेट अकाउंट जनरेट होता है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स 20,000 का एक्सपेंस कम होके 15,000 पे आ जाएगा। तो इसीलिए एक्सपेंस को कम करके हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि ऑन द अदर हैंड हमें अपने एसेट अकाउंट को जनरेट करना पड़ेगा। तो एसेट्स याद रखिएगा, जब भी जनरेट किया जाता है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और 5,000 इसकी अमाउंट रहेगी, क्योंकि आपका जो प्रीपेड सैलरीज का अकाउंट है वो जनरेट हुआ 5,000 से डेबिट, और इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट आपका ख़त्म हुआ 5,000 से क्रेडिट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेंट एक्सपेंस के अकाउंट की। तो रेंट एक्सपेंस आपको गिवन है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन 12,000, जबकि अगर आप देखें रेंट एक्सपेंस आपको जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 10,000 रुपीज़ है। इट मीन्स कि हमारा जो रिकॉर्डेड रेंट एक्सपेंस है वो 10,000 है, लेकिन एक्चुअली जो हमारा रेंट एक्सपेंस हुआ है वो 12,000 हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ अब हमारे एक्सपेंस में इजाफा होता हुआ नज़र आया। फिर स्टूडेंट्स हमने आपको एक बात बारहा बताई कि जब आपका एक्सपेंस पड़ता है तो आपने पॉसिबल केसेस देखे कि दो केसेस आपके सामने आते हैं कि या तो आपका एसेट्स कम होते हैं, या फिर अगर एसेट्स इन केस के गिवन ना हो और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा हो तो उस सूरत में आपको अपनी लायबिलिटी में इजाफा करना पड़ता है। तो चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास रेंट से रिलेटेड सिर्फ एक्सपेंस का ही अकाउंट गिवन है, तो इट मीन्स के यहाँ हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है। उस सूरत में हमारे पास प्रीपेड या हमारे एसेट का अकाउंट मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम उसको कम नहीं कर सकते। तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है कि हम अपनी लायबिलिटी को जनरेट करें। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज एक्सपेंस। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास रेंट एक्सपेंस यहाँ हमारे पास डेबिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹2000, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 2,000 को मजीद रिकॉर्ड करना है। इस सूरत में रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और रेंट पेबल हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2,000 की अमाउंट से। और ये जो हमने काम किया है अपने रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की, जिसमें बताया गया कि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है 10,000, जो कि आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जबकि आपके पास ऊपर भी यानी कि जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है उसमें एडवर्टाइजमेंट जो दी गई है वो प्रीपेड अकाउंट ही दिया गया है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपके पास 30,000 से डेबिट साइड में ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा है, यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, जबकि प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मौजूद है 10,000 से। तो इट मीन्स के आउट ऑफ 30,000 आपका जो अब बचता है प्रीपेड अकाउंट में वो सिर्फ 10,000 बचता है। तो मीन्स कि आपके एसेट में कमी वाक़ई हुई, और दूसरी एंड पे जब आपके एसेट में कमी वाक़ई होती है तो आपके एक्सपेंस में इजाफा हो जाता है। तो इस सूरत में आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो 20,000 से जनरेट हुआ, तो इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया गया, और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपका कम हुआ 20,000 से, तो इसलिए इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी और हमने अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऑफिस सप्लाइज की। तो स्टूडेंट्स ऑफिस सप्लाइज आपके पास जो अकाउंट मौजूद है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो 15,000 का था, जबकि आपके पास ऑफिस सप्लाइज की अदर इंफॉर्मेशन के तौर पे या एक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे जो अकाउंट और अमाउंट गिवन है वो ऑफिस सप्लाइज 10,000 है। तो इट मीन्स कि आपकी ऑफिस सप्लाइज में जो कमी वाक़ई हुई वो 5,000 से हुई, और ऑफिस सप्लाइज चूँकि एसेट अकाउंट है तो एसेट के कम होने की वजह एक्सपेंस का हो जाना है। तो इस सूरत में 5,000 से स्टूडेंट्स आपका ये ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस जनरेट हुआ, और आपने जो है ऑफिस सप्लाइज के अकाउंट को विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹5,000 क्रेडिट किया, और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपने सप्लाइज एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिसंबर की 31 की। तो दिसंबर 31 में अब आपके पास जो मौजूद है कंसल्टिंग फ़ी इनकम के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है। स्टूडेंट्स आपको कंसल्टिंग फ़ी इनकम जो अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन मौजूद है वो 1,70,000 की है, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है।
जबकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो कंसल्टिंग फ़ी इनकम दी गई है 2 लाख रुपीज़, यानी कि आपकी इनकम जो 170 रिकॉर्डेड है, एक्चुअली वो इनकम आपकी 2 लाख है। तो इस सूरत में आपको 30,000 से अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो हमने यहाँ कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल को डेबिट किया और कंसल्टिंग फ़ी इनकम को क्रेडिट किया। अमाउंट आएगी हमारी 30,000। अच्छा, ये हमने क्यों किया कि हमने अपने रिसीवेबल को क्यों जनरेट किया? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई पहले से अनअर्न्ड का अकाउंट मौजूद नहीं था जिसको हम कम कर सकते और अपनी इनकम को बढ़ा सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जो अकाउंट मौजूद नहीं है उसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अकाउंट मौजूद नहीं है उसे हम जनरेट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, चूँकि अनअर्न्ड यानी कि लायबिलिटी का कोई अकाउंट मौजूद नहीं था कि जिसके कम होने की वजह से इनकम में इजाफा हो, तो हमें इस ऑप्शन को ड्रॉप करना पड़ता है। और ऑन द अदर हैंड हमें अपने एसेट के अकाउंट को जनरेट करना पड़ा, जो कि जनरेट किया जा सकता है। तो इस सूरत में कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल डेबिट हुआ और कंसल्टिंग फ़ी इनकम यहाँ क्रेडिट हो जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी और हमने अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज को मुकम्मल किया और अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन एडजस्टिंग एंट्रीज की भी आप जो है एक स्क्रीनशॉट, स्नैपशॉट ज़रूर अपने पास रखें ताकि वर्कशीट बनाते वक्त बआसानी आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वर्कशीट के हवाले से। तो वर्कशीट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने करना ये होता है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहले गिवन होती है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, आपने उसको एज इट इज़ कॉपी कर देना होता है अपनी एक साइड पे वर्कशीट के अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम में। तो ये आपको हम इसका स्पेसमेन बनाना सिखा चुके हैं वर्कशीट का। तो सबसे पहले हम अपने जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को हम अपने रिकॉर्ड यानी कि जो वर्कशीट है, वर्कशीट का हिस्सा बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है कैश, डेबिट साइड में मौजूद है फर्नीचर, आ गया हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, प्रीपेड, एडवर्टाइजिंग है, फिर उसके बाद ऑफिस सप्लाइज स्टूडेंट्स, अकाउंट्स पेबल हमारे पास मौजूद है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से बैंक लोन आ गया, कंसल्टिंग फ़ी इनकम हमारे पास आ गई और कैपिटल का अकाउंट हमारे पास आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन है वो अपनी वर्कशीट पे पोस्ट कर दी। आइए अब सेकंड फेज़ की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड फेज़ में हमने आपको बताया था कि आपने जो एडजस्टिंग एंट्रीज पोस्ट की हैं उन जो एडजस्टिंग एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की हैं, अब उनकी पोस्टिंग करेंगे आप वर्कशीट में एडजस्टमेंट के कॉलम में। फिर हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होता है उसको हमें नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके पैरेलल जो भी नया अकाउंट बिजनेस में जनरेट हुआ उसको एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर हम ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास एंट्री थी उसमें हमने अपनी प्रीपेड सैलरीज को डेबिट किया था और सैलरीज एक्सपेंस हमारी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुई थी। तो इस सूरत में हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी जो वर्कशीट है इसके जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट ज़रूर गिवन है, लेकिन प्रीपेड सैलरीज का अकाउंट गिवन नहीं है। तो इट मीन्स जनरेट होने वाला अकाउंट हमारा प्रीपेड सैलरीज का था। तो एडजस्टमेंट के हेडिंग के अंडर हमने प्रीपेड सैलरीज को रिकॉर्ड किया। तो प्रीपेड सैलरी स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो है वो डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज में भी प्रीपेड सैलरीज डेबिट थी और उसके बाद हमने सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट किया। उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ आएगी स्टूडेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, तो जिसमें हमने अपने पास अपने रेंट को एडजस्ट किया था। उस सूरत में रेंट एक्सपेंस को स्टूडेंट्स हमने डेबिट किया था और रेंट पेबल को हमने क्रेडिट किया था।
तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास रेंट पेबल जनरेट हुआ क्रेडिट साइड में, जबकि रेंट एक्सपेंस हमने डेबिट साइड में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने थर्ड जो एडजस्टमेंट की थी, उसमें हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के हवाले से बात की थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्रीपेड एडवर्टाइजिंग अलबत्ता ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का कोई अकाउंट मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अकाउंट को हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का अकाउंट हमारा जो है वो एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर खुलेगा। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ और इसके अगेंस्ट प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को हमने कम किया था, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था। तो एडजस्टमेंट के कॉलम में हम उसको भी क्रेडिट साइड में ही पोस्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे ऑफिस सप्लाइज के हवाले से। तो ऑफिस सप्लाइज की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है वो मौजूद है 15,000 रुपीज़, जबकि आपको याद होगा कि हमने अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस का अकाउंट भी जनरेट किया था। इस सूरत में ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस के अकाउंट को हमने एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंदर जनरेट किया और डेबिट साइड में इसकी अमाउंट को रिकॉर्ड किया 5,000 रुपीज़ से, जबकि ऑन द अदर एंड ऑफिस सप्लाईज हमारी क्रेडिट हुई थी। तो एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड में हमने इस 5,000 के अमाउंट को भी रिकॉर्ड किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि किस तरीके से हमने अपनी नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया। तो स्टूडेंट्स कंसल्टिंग फ़ी हमारे पास जो है वो रिसीवेबल के तौर पे जनरेट हुई थी। तो कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल हमने अपनी डेबिट साइड में रिकॉर्ड की, चूँकि ये अकाउंट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए हमने इसको एडजस्टमेंट की हेडिंग के अंडर जनरेट किया और कंसल्टिंग फ़ी इनकम जो है हमने 30,000 से क्रेडिट साइड में इसको पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने थर्ड फेज में अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स को निकालना होता है। तो देखिए कैश की कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, तो कैश डेबिट साइड में एज इट इज़ हम 50,000 पोस्ट कर देंगे। इसी तरीके से फर्नीचर में भी कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, तो 250,000 डेबिट साइड में इसको भी हमने पोस्ट किया। इसी तरह स्टूडेंट्स इक्विपमेंट में भी कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, तो इक्विपमेंट भी हमारी डेबिट साइड में 50,000 से ही रिकॉर्ड कर दी गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास मौजूद था 20,000 डेबिट साइड में, जबकि सैलरीज एक्सपेंस एडजस्टमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड में पोस्ट है। स्टूडेंट्स हमने आपको बारहा बताया कि दोनों सेम साइड्स आपस में ऐड होती हैं, जबकि अपोजिट साइड्स आपस में लेस होती हैं। तो इस सूरत में डेबिट में से क्रेडिट की अमाउंट हमने माइनस किया, तो 20,000 माइनस 5,000, तो 15,000 हमारे पास डेबिट साइड में बच जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसको डेबिट साइड पे पोस्ट किया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और रेंट एक्सपेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो रेंट एक्सपेंस हमारे पास डेबिट साइड में 10,000 मौजूद था, जबकि एडजस्टमेंट में भी डेबिट साइड में 2,000 से हमारे पास ये अमाउंट आई है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स से ये दोनों साइड्स चूँकि डेबिट हैं, तो इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगी और इनका अमाउंट 12,000 रुपीज़ से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में पोस्ट कर दिया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास अब मौजूद है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपके पास डेबिट साइड में 30,000 है, जबकि आपकी क्रेडिट साइड में 20,000 की प्रीपेड एडवर्टाइजिंग मौजूद है। तो इस सूरत में हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 30 में से हमने 20 को लेस किया, हमारे पास 10,000 की अमाउंट बच जाती है और वो डेबिट साइड में पोस्ट हो जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और ऑफिस सप्लाईज की बात कर लेते हैं। ऑफिस सप्लाईज 15,000 हमारे पास डेबिट साइड में रिकॉर्ड है, जबकि क्रेडिट साइड में आपके पास 5,000 मौजूद है। तो इस तरह स्टूडेंट्स डेबिट साइड के 15,000 में से हम क्रेडिट साइड के 5,000 को लेस करेंगे, तो हमारे पास 10,000 डेबिट साइड की अमाउंट बच जाएगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं।
अकाउंट्स पेबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एज इट इज़ क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह बैंक लोन में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी इसी तरीके से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। जबकि अगर आप गौर करें तो कंसल्टिंग फी इनकम आपके पास क्रेडिट साइड में 1,70,000 मौजूद थी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, जबकि एडजस्टमेंट में 30,000 से ये क्रेडिट साइड में पोस्ट की गई। तो मीन्स कि अगर ये दोनों सेम साइड्स में मौजूद हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स 1,70,000 प्लस 30,000 ये बन जाता है आपके पास 2 लाख, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पोस्ट हो गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़े और हमने अपने कैपिटल की बात की। कैपिटल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस सूरत में ये आपके पास क्रेडिट साइड में एज इट इज़ पोस्ट कर दिया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की। तो अब प्रीपेड सैलरीज आपके पास डेबिट साइड में मौजूद है। एडजस्टमेंट में तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड में पोस्ट किया गया। इसी तरीके से रेंट पेबल क्रेडिट साइड में पोस्ट किया गया। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपकी डेबिट साइड में पोस्ट की गई, वर्थ रुपीज़ 20,000। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस आपका 5,000 से डेबिट साइड में पोस्ट किया गया, और कंसल्टिंग फी रिसीवेबल आपकी 30,000 से डेबिट साइड में पोस्ट की गई। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी तमाम की तमाम जो बैलेंसेस थे एडजस्टेड ट्रायल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के, उनको एडजस्ट करने के बाद उनके जो एंडिंग बैलेंसेस थे उनको उनकी रिस्पेक्टिव साइड्स में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया। आइए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो क्लासिफिकेशन का है, यानी कि जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं आप उनको इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट करेंगे, और जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं आप उनको बैलेंस शीट में ही पोस्ट करेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब आपको देखना ये है, हमने आपको बारहा बताया कि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज या उनके कॉन्ट्रा अकाउंट्स को ही पोस्ट किया जाता है, जबकि बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी या उससे रिलेटेड उसके कॉन्ट्रा अकाउंट्स को पोस्ट किया जाता है। तो आइए अब क्लासिफिकेशन के फेज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कैश मौजूद है। याद रखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को ही सिर्फ हमने पोस्ट करना है, क्योंकि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेस करती हैं आपके एडजस्टेड बैलेंसेस के ऊपर, यानी कि जो एंडिंग बैलेंसेस होते हैं जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में मौजूद होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े, फर्नीचर की बात की, और फर्नीचर 2,50,000 से चूंकि ये एसेट है तो बैलेंस शीट का हिस्सा बना। इसी तरह स्टूडेंट्स इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो इक्विपमेंट आपका 50,000 एसेट है, बैलेंस शीट के डेबिट साइड में पोस्ट किया गया। इसी तरह स्टूडेंट्स सैलरीज एक्सपेंस की अब बात करते हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस चूंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो ये इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और रेंट एक्सपेंस की बात करते हैं, तो रेंट एक्सपेंस 12,000, इसको हमने इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड का हिस्सा बनाना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एसेट अकाउंट बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। इसी तरह ऑफिस सप्लाइज एसेट अकाउंट बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी अकाउंट बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बैंक लोन की बात करते हैं, तो बैंक लोन भी आपका लायबिलिटी का अकाउंट है, तो ये भी आपके बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा। जबकि कंसल्टिंग फी इनकम की अगर बात करें तो इट्स रेवेन्यू अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट होने की वजह से इसको हम इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड का हिस्सा बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स आपसे कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल जो है वो आपका इक्विटी अकाउंट है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ये क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे एडजस्टमेंट के हेड के अंदर जो हमने अकाउंट्स जनरेट किए थे, इसमें सबसे पहला अकाउंट प्रीपेड सैलरीज का है। तो प्रीपेड सैलरीज की नेचर आपके एसेट अकाउंट की है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट का हिस्सा बनाया गया। इसी तरह रेंट पेबल की बात की जाए तो रेंट पेबल लायबिलिटी अकाउंट, तो लायबिलिटी अकाउंट होने की वजह से इसको बैलेंस शीट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपके चूंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनाएंगे। और फिर हम आगे बात करें तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस का अकाउंट है, इसको भी हम इनकम स्टेटमेंट का ही हिस्सा बनाएंगे। जबकि कंसल्टिंग फी रिसीवेबल की बात करें तो कंसल्टिंग फी रिसीवेबल आपका एसेट
एसेट अकाउंट है, चूंकि ये रिसीवेबल अकाउंट है तो इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट का हिस्सा बनाएंगे, तो इसको भी हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब उसके बाद हमने करना ये होता है कि हमने तमाम जो हमारे पास कॉलम्स हैं इनको टोटल कर लेना होता है। और सबसे पहले आप टोटल निकाल लीजिए, सब टोटल हमने निकालना है। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड का जो बैलेंस हमारे पास 4,25,000 आ जाता है। इसी तरीके से इसकी क्रेडिट साइड भी इसके इक्वल आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बात करें तो एडजस्टमेंट की बात करें तो एडजस्टमेंट की जो साइड है उसका जो टोटल आपके पास मौजूद है वो 62,000 आ जाता है, जबकि इसकी क्रेडिट साइड का टोटल भी आपके पास बिल्कुल यही 62,000 आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बात करें हम आगे, तो हमने अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट को निकाल लेना है। तो 4,57,000 फॉर बोथ साइड्स इसका टोटल आ जाता है डेबिट एंड क्रेडिट का। जबकि बात करें इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट में हमने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस अक्सर नज़र आता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के डेबिट एंड क्रेडिट के डिफरेंस की, कि ये जो डिफरेंस होता है बेसिकली इनकम या लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होंगे तो इट मीन्स कि ना तो कोई मुनाफा हुआ और ना ही कोई नुकसान का सामना करना पड़ा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड का बैलेंस। तो डेबिट साइड का जो बैलेंस आता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो आ जाता है 52,000, जबकि क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपीस आ जाता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स दोनों साइड इसकी बराबर नहीं है, और आप देखें तो क्रेडिट साइड जो कि इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड इनकम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहाँ रेवेन्यू अकाउंट्स को पोस्ट किया जाता है, तो रेवेन्यू साइड बड़ी है आपकी एक्सपेंस की साइड से जो कि इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड है। तो इस सूरत में यहाँ हमें नेट इनकम होती हुई नजर आएगी। इसी तरह बैलेंस शीट के टोटल्स की अगर बात करें तो 4,05,000 आपका डेबिट साइड का टोटल आ जाता है, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपके पास स्टूडेंट्स वो 2,57,000 का टोटल आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब नेक्स्ट स्टेप में अपनी इनकम को डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेट इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हमने आपको बताया कि आप इनकम स्टेटमेंट की डेबिट और क्रेडिट साइड को कंपेयर करें। तो अगर क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है तो इनकम को रिप्रेजेंट करती है, और अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो वो लॉस को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ क्रेडिट साइड का बैलेंस 2 लाख रुपीस है, जबकि डेबिट साइड का बैलेंस आपके पास 52,000 है। तो इस सूरत में 1,48,000 का डिफरेंस आपके सामने आ गया, और चूंकि जो छोटी साइड है हमें बैलेंसिंग फिगर वहीं डालना होता है, तो इसलिए हमने डेबिट साइड में इसको पोस्ट किया। एंड सेम गोज फॉर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की जो डेबिट साइड है वो आपके पास 4,05,000 है, जबकि जो क्रेडिट साइड है वो 2,50,000 है, 57,000 है। तो इस सूरत में आपको इन दोनों का जो डिफरेंस लेना पड़ा, तो उसकी सूरत में 1,48,000 का जो डिफरेंस आया वो छोटी साइड यानी क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हमने इन सब का टोटल कर देना है। तो इस सूरत में 4,25,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स, इसी तरीके से एडजस्टमेंट की दोनों साइड्स आपके पास 62,000, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की भी दोनों साइड्स 4,57,000। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट की, अब दोनों साइड्स आपके पास 2 लाख रुपीस की हो गई, जबकि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपके पास 4,05,000 रुपीस की हो गई। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी वर्कशीट को भी मुकम्मल कर लिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। तो अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम जो बात करेंगे आपसे बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की। तो स्टूडेंट्स ये इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान है, और चूंकि ये कंसल्टेशन सर्विस की बात की जा रही है, यानी कि सर्विस सेक्टर की इनकम स्टेटमेंट, तो ये और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हमें नज़र नहीं आते।
तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हम जो बात करेंगे वो आपसे बात करेंगे सिंपल, हमें अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि अपने तमाम रेवेन्यूज़ में से तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। अगर आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा हैं और आपके एक्सपेंसेस कम हैं, उस सूरत में आपको मुनाफा होता हुआ नज़र आएगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसानी के साथ आप ये बना सकते हैं। तो आपने जस्ट करना ये है कि जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट की क्रेडिट साइड से और डेबिट साइड से जो भी बैलेंसेस हैं उनको जस्ट आपने यहाँ पोस्ट करना है। बस एक फॉर्मेटिंग इसकी है जिसे आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें आपने कॉलम्स बना लेने हैं और पर्टिकुलर्स का एक कॉलम होगा, एक दो कॉलम्स या तीन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द नीड हमें बनाने पड़ेंगे और ये अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रेवेन्यूज़ की हेडिंग डालेंगे। तो याद रखिए हमारे पास रेवेन्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ कंसल्टेशन फ़ी इनकम ही मौजूद थी, तो इसीलिए हमने इसमें कंसल्टेशन फ़ी इनकम लिखा और 2 लाख रुपीज़ जो है हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर आ गए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास कोई और रेवेन्यू अकाउंट मौजूद नहीं था, तो अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तमाम के तमाम एक्सपेंसेस। तो याद रखिए ये एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेशंस की वजह से वजूद में है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो याद रखिए अब हमें अपने एक्सपेंसेस को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस बहुत आसानी के साथ आपको इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड से मिल जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो एक्सपेंस आपके पास मौजूद है वो आपका सैलरीज एक्सपेंस मौजूद है, जो कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड में अमाउंट पोस्ट हुआ। तो ये आपके पास सैलरीज एक्सपेंस आ गया। इसी तरीके से रेंट एक्सपेंस की बात की तो रेंट एक्सपेंस 12,000 आ गया, जो कि आपने अपने इनकम स्टेटमेंट के डेबिट साइड से, डेबिट साइड के कॉलम से उठाया है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स, वो भी आपका 20,000 आ गया। और अब ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस है वो भी आपका यहाँ आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास ये तमाम सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने इन तमाम अकाउंट्स को टोटल किया तो आपके पास जो अमाउंट आ गई वो 52,000 आ गई। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपने अपने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया तो आपके पास 1,48,000 की जो नेट इनकम है वो डिटरमाइन होकर आ गई। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बना ली। सर्विस सेक्टर के हवाले से हमने ये बात की। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी बैलेंस शीट को हमने यहाँ किस तरह बनाया। तो बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए MS शहबाज कंसल्टेशन सर्विस बैलेंस शीट बना रहे हैं एज ऑन December 31, 2017, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपकी पोजीशन है बैलेंस शीट की, तो कुछ इस तरह याद रखिएगा। यहाँ हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड होती है और दूसरी हमारे पास इसकी इक्विटी साइड होती है। याद रखिए इक्विटी साइड में आपके पास जो लायबिलिटी होती है वो भी लिखी जाती है और जो ऑनर्स से बिलोंग करती है इक्विटी, यानी कि जिसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, वो भी इस साइड में लिखी जाएगी। अच्छा, इसको हम क्लासिफाइड फॉर्म में बनाते हैं नॉर्मली, जिसमें आपके पास करंट एसेट्स होते हैं, देन फिर आपके पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज़ का पोर्शन होता है, देन फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं और फिर ऑनर्स इक्विटी होती है आपकी इक्विटी साइड में। तो आइए देखते हैं हमें इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए करंट एसेट्स में सबसे पहले आपके पास कैश मौजूद है, जो कि बैलेंस शीट के वर्कशीट के बैलेंस शीट के कॉलम के डेबिट साइड से आप उठा के ला रहे हैं। तो याद रखिए कि यहाँ जो एसेट साइड है वो आपकी डेबिट साइड है और यहाँ इक्विटी साइड जो है वो आपकी क्रेडिट साइड है। तो बैलेंस शीट के तमाम डेबिट के बैलेंसेस आपको यहाँ आते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो एसेट से रिलेटेड हैं। और इसी तरह इक्विटीज़ में आपके पास क्रेडिट के बैलेंसेस मौजूद हैं, तो वो आपको क्रेडिट साइड में आते हुए नजर आएंगे। तो कैश या स्टूडेंट्स इस तरह आ जाता है। देन फिर उसके बाद कंसल्टिंग फी रिसीवेबल है, ये भी आपका एसेट था।
30,000 ये भी यहाँ आपके पास आ गया। और ऑफिस सप्लाईज जो हमारे पास रिमेनिंग आइटम था इसका, वो 10,000 था, वो आपके पास आ गई। इसी तरीके से बात कर लेते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपके पास 10,000 मौजूद थी, वो आपके पास यहाँ आ जाती है। इसी तरीके से बात करेंगे प्रीपेड सैलरीज की। तो प्रीपेड सैलरीज आपके पास 5,000 मौजूद हैं, ये भी आपके पास यहाँ 5,000 की अमाउंट आ जाती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के हवाले से। तो नॉन करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहले इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है। तो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो 2,50,000 रुपीज़ थी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम आगे बढ़ें और इक्विपमेंट के बाद बात करें तो फर्नीचर मौजूद था। फर्नीचर की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास 50,000 थी। तो हमने यहाँ अपने दोनों नॉन करंट एसेट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। और फिर अब हम बात करेंगे आपसे करंट लायबिलिटीज़ की। तो करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल मौजूद है, जो कि 20,000 क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट में मौजूद है आपकी वर्कशीट में, वहाँ से हमने इसको उठाया। इसी तरीके से बात करेंगे आपसे रेंट पेएबल के हवाले से। स्टूडेंट्स रेंट पेएबल आपके पास मौजूद है 2,000 रुपीज़ से। इसी तरीके से बात करते हैं आगे, हमारे पास अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बैंक लोन हमारे पास मौजूद है, जो कि 50,000 रुपीज़ मौजूद है। आपको बताते चलें कि बैंक लोन नॉर्मली हम जो पे ऑफ कर रहे होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत हमें लग जाती है। तो इसीलिए यहाँ इसको स्पेसिफिकली बताया गया कि नॉन करंट लायबिलिटी के हेड के अंडर इसको पोस्ट किया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं ऑनर्स इक्विटी की। तो ऑनर्स इक्विटी में आपके पास कैपिटल मौजूद था 1,85,000। याद रखिए यहाँ इनकम आने की सूरत में हमने अपने कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया है, इंक्रीज करने के लिए इसको हमने ऐड किया, क्योंकि अगर मुनाफा होता है तो मालिक की जो क्लेम होता है बिजनेस पे वो बढ़ जाता है। इसलिए हमने इस इनकम को यहाँ कैपिटल अकाउंट में जो प्रीवियस बैलेंस था उसके साथ ऐड किया। तो अब जो यहाँ अकाउंट बैलेंस आ जाता है कैपिटल का वो 3,33,000 आ जाता है। और स्टूडेंट्स अब जैसे ही हमने इन दोनों साइड्स को टोटल किया तो हमारे पास दोनों साइड्स का टोटल 4,05,000 मेंटेन हो गया। यानी कि 50,000 किया प्लस 30,000 80,000। देन फिर उसके बाद ये 1,05,000 और फिर उसके बाद यहाँ 2,50,000 हो जाते हैं। तो ये 3,55,000 देन 50,000 तो 405,000 हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ बात करें तो आप यहाँ भी टोटल करें 20 प्लस 2 प्लस 50 प्लस 3,33,000। तो इस सूरत में आपका जो टोटल होगा वो आपका एग्जैक्टली 4,05,000 ही मेंटेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ इस तरीके से ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब इन्हीं की बेसिस पे अपनी क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज एंड रिवर्सिंग एंट्रीज को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज की बात करते हैं। याद रखिएगा सिर्फ वो अकाउंट्स जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बनते हैं हम सिर्फ उन्हें ही क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के लिए याद रखिएगा कि जो हमारी डेबिट साइड की जो आइटम्स होते हैं क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, जबकि क्रेडिट साइड के आइटम्स को हम डेबिट साइड में ले जाकर क्लोज करते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हम जो बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज के हवाले से। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस चूँकि जनरेट होते हैं, ओपन होते हैं, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जब उनको क्लोज करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं, तो उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हम अपने पास एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोलते हैं, जो कि बाद में जाके एडजस्ट हो जाता है आपके कैपिटल अकाउंट के साथ। तो वो आपका है इनकम समरी अकाउंट, या इसे हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। आइए स्टूडेंट बात करते हैं। तो इनकम समरी को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। चूंकि हमने तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करना है तो इसलिए वन बाय वन हम तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे।
तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि आपकी वर्कशीट के इनकम स्टेटमेंट का जो डेबिट साइड के बैलेंसेस हैं उनको आप क्रेडिट साइड में पोस्ट करें, और जो आपकी वर्कशीट में इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड के बैलेंसेस होंगे आप उनको डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे तो आपकी क्लोजिंग एंट्रीज बन जाएंगी। तो स्टूडेंट्स फिर हमने सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट किया, रेंट एक्सपेंस फिर हमारा क्रेडिट हुआ। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, उसको हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस था, उसको भी हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया। और फिर स्टूडेंट्स हमने इन तमाम के तमाम जो क्रेडिट के बैलेंसेस थे 15,000, 12,000, 20,000 एंड 5,000 इनको आपस में ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट 52,000 बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये इनकम समरी का बैलेंस आया। तो याद रखिएगा डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल रहते हैं, इसीलिए हमने क्रेडिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को ऐड किया। तो टोटल एक्सपेंस हमारा 52,000 था, इससे हमने अपनी इनकम समरी को डेबिट कर लिया और यहाँ हमने अपने तमाम के तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स दिसंबर 31 को बात करेंगे अपने रेवेन्यू अकाउंट्स की। तो रेवेन्यू अकाउंट्स में अगर हम आपसे बात करें तो उससे आपके पास कंसल्टिंग फी, रिसीवेबल फी, इनकम था, तो जो कि क्रेडिट साइड में इनकम स्टेटमेंट में मौजूद था आपकी वर्कशीट में, उसको आपने यहाँ क्लोज करने के लिए डेबिट साइड में पोस्ट किया। 2 लाख रुपीस इसकी अमाउंट है। इसी तरीके से आपने इनकम समरी को यहाँ भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि आपकी इनकम या लॉस को डिटरमाइन करेगा और फिर ये आगे जाके कैपिटल अकाउंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो इनकम समरी आपकी यहाँ क्रेडिट हो जाती है, यहाँ आपने अपने तमाम के तमाम रेवेन्यूज को क्लोज किया, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो अब उसमें हमने करना ही है कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इनकम की वजह से 2 लाख रुपीस हमारे पास मौजूद हैं इनकम के अकाउंट में, जबकि एक्सपेंस के तौर पे जो इस अकाउंट में पैसे मौजूद हैं 52,000 मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, इस सूरत में हमें नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो इनकम समरी को हम यहाँ डेबिट करेंगे इन दोनों अमाउंट के डिफरेंस से, 2 लाख माइनस 52,000 तो 1,48,000 आ जाता है। और इसी तरह इसको हम नेट इनकम कहेंगे, तो नेट इनकम हमारे पास क्रेडिट हो जाती है वर्थ रुपीज़ 1,48,000 और इसको हमने अपनी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया। तो टू रिकॉर्ड नेट इनकम, स्टूडेंट्स याद रखिएगा मुनाफा या नुकसान दोनों सूरतें जो है उन दोनों सूरतों को उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ऑनर की इक्विटी पे आता है। तो ऑनर इक्विटी अब इनकम की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए अब अपने अपनी नेट इनकम को यहाँ क्लोज करना है। तो नेट इनकम उस सूरत में अब यहाँ आपको डेबिट होती हुई नजर आई, जबकि कैपिटल अकाउंट जब इजाफा हुआ उसमें तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इस सूरत में जो कैपिटल अकाउंट था वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया गया और अमाउंट 1,48,000 की हमने ट्रांसफर की। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स जो बैलेंस शीट अभी हम बनाकर आए, हमने अपने कैपिटल अकाउंट में अपनी इनकम को ऐड करके एंट्री रिकॉर्ड की थी। तो ये इस क्लोजिंग एंट्री की वजह से वहाँ आपको इजाफा देखने में आया था। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब अपनी ओपनिंग एंट्रीज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज इंतहाई आसान है, ये बेसिकली आपके पास पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहलाता है और इसको हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। आइए तो याद रखिए जो अकाउंट्स यहाँ क्लोजिंग एंट्रीज में तो हमने रिवर्स साइड की थी, यानी कि अपोजिट साइड से पोस्टिंग की थी, जबकि ओपन करने के लिए हम जो अकाउंट जहाँ जनरेट होता है उसी साइड में इसको पोस्ट करते हैं। याद रखिए ओपनिंग एंट्रीज हमेशा पीरियड के स्टार्ट में की जाती हैं। तो चूँकि दिसंबर 2017 तक हमने क्लोज किया, अब जैसे हम 2018 में दाखिल हुए उन तमाम के तमाम अकाउंट्स को हमें अपने कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जितने भी आपकी वर्कशीट के बैलेंस शीट के आइटम्स हैं जो डेबिट साइड में मौजूद है उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जो क्रेडिट साइड में मौजूद है उनको एज इट इज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैश मौजूद था, फर्नीचर मौजूद था स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट मौजूद था, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग थी, ऑफिस सप्लाईज थी,
प्रीपेड सैलरीज थी, कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल थी, इसी तरह अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड में था और बैंक लोन आपका क्रेडिट साइड में था और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके रेंट पेबल भी आपका मौजूद था और उसके बाद स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट जो आपका मौजूद था वो आपका टोटल हो गया 3,33,000 आ गया था। तो इस तरह ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई थी और आपने यहाँ रिकॉर्ड किया अपनी ओपनिंग एंट्रीज को। आइए अब बात करते हैं रिवर्सिंग एंट्रीज की। तो याद रखिए रिवर्सिंग एंट्रीज में आपके पास जो सिर्फ रिवर्स होती हैं वो सिर्फ 4 एंट्रीज होती है और ये एक ऑप्शनल काम होता है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये हर कंपनी अपनी नीड्स के मुताबिक अपनी एंट्रीज को रिवर्स करती है। तो एंट्रीज जो रिवर्स होती हैं वो 4 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जिन्हें हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मतलब सिंपली जो आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उनको पलट देना, यानी कि जो आपके पास अकाउंट डेबिट साइड में है एडजस्टिंग एंट्री में, तो वो रिवर्स होकर क्रेडिट साइड में चला जाएगा और जो अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में वो रिवर्स होकर डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं यहाँ जो जिनको हम रिवर्स करते हैं। तो जब आपका एसेट रिकॉर्ड हो एज एन एक्सपेंस इनिशियली, यानी कि पहले ही कंपनी ने उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जब आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई होगी तो अपने एक्सपेंस को कम करके अपने एसेट को बढ़ाया होगा। इसी तरह अगर लायबिलिटी की बात की जाए तो अगर बात करें कि लायबिलिटी को अगर आपने इनिशियली इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया था तो वो एंट्री भी आपकी जो बनती हुई एडजस्टिंग एंट्री नजर आएगी। तो आपने इनकम को डेबिट किया होगा और अनअर्न्ड को क्रेडिट किया होगा। इसी तरीके से एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो एक्रू हो गए लेकिन पेमेंट बाकी है, तो एक्सपेंस डेबिट और जहां पेएबल क्रेडिट होगा एडजस्टिंग एंट्री वो रिवर्स होगी। इसी तरीके से एक्रूड इनकम की बात कर लेते हैं, तो जहां इनकम आपने रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड की होगी और इनकम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा एडजस्टिंग एंट्री में, तो उनको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो याद रखिए ये 4 एंट्रीज हैं जहां एसेट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट होगा, जहां इनकम डेबिट और अनअर्न्ड क्रेडिट होगी, इसी तरीके से जहां एक्सपेंस डेबिट होगा और पेएबल क्रेडिट होगा और रिसीवेबल जहां डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट होगी। सिर्फ इन 4 एंट्रीज को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम अपनी रिवर्सिंग एंट्रीज बना लेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो एडजस्टिंग एंट्रीज मौजूद हैं उनमें हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज मौजूद थी जिनको हमने रिवर्स किया। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो सबसे पहली जो एंट्री थी प्रीपेड सैलरीज और सैलरीज एक्सपेंस की, तो याद रखिए कि हमने वहाँ अपने जो एडजस्टिंग एंट्री थी नंबर 1, तो उसके तहत हमने अपने सैलरीज एक्सपेंस को यानी कि जो हमारी प्रीपेड सैलरीज के तौर पर अकाउंट जनरेट हुआ था एडजस्टिंग एंट्री में, उसको क्लोज किया और उसे फिर दोबारा से सैलरीज एक्सपेंस पे कन्वर्ट कर दिया। तो सैलरीज एक्सपेंस अब हमारे पास 5,000 से ये डेबिट साइड में आ जाता है और प्रीपेड सैलरीज क्रेडिट हो जाती है। देखें वही एंट्री है एडजस्टिंग एंट्री जिसको हमने रिवर्स किया। जो डेबिट साइड में आइटम था हमारा अकाउंट था उसे हमने क्रेडिट में पोस्ट किया और जो क्रेडिट का अकाउंट था वो हमारा डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया विद द सेम अमाउंट। तो यहाँ भी याद रखिए रिवर्सिंग एंट्रीज इंतहाई आसान है, जस्ट आपने वो 4 एडजस्टिंग एंट्रीज आपके जहन में होनी ज़रूरी है और उसकी बुनियाद पे आप बहुत आसानी के साथ अपनी रिवर्सिंग एंट्रीज को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक अकाउंट हमारा जो है वो जो खुला था वो रेंट एक्सपेंस और रेंट पेबल की एंट्री की वजह से जनरेट हुआ था। तो रेंट पेबल अब यहाँ हम डेबिट करेंगे और रेंट एक्सपेंस यहाँ हम अपना क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट वही 2,000 है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आगे कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल और कंसल्टिंग फ़ी इनकम की एक हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको भी रिवर्स कर दिया। तो कंसल्टिंग फ़ी इनकम अब डेबिट हो गई और कंसल्टिंग फ़ी रिसीवेबल हमारी यहाँ क्रेडिट हो गई। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बातें आपकी